हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे 22 अप्रैल 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले यार, सारे बच्चों ने वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है, क्योंकि यहाँ पे आप दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखने का फायदा ये होगा कि सब तरह के करंट अफेयर जो है वो आप तक पहुंच सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 22 अप्रैल 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर सरकार का किसको लगाया गया है, और ये लगाया गया है बहुत ही फेमस प्रोफेसर अजय कुमार सूद जी को। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। बहुत ही फेमस फिजिसिस्ट हैं, और साथ ही साथ सरकार ने इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया था 2013 के अंदर, साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर। तो इनको लगाया गया है सरकार के लिए प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। और अजय कुमार सूद जी ऑनरेरी प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के अंदर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में। और ये अपनी रिसर्च फाइंडिंग्स के लिए जाने जाते हैं, जिसमें इन्होंने ग्राफीन के ऊपर रिसर्च की है और नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्होंने रिसर्च की है। और इससे पहले ये पोजीशन और भी बहुत ही एमिनेंट पर्सन्स के पास रह चुकी है, जैसे कि आर चिदम्बरम का नाम देख रहे हो, ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, इनके पास भी ये पोजीशन रह चुकी है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, जो कि हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, इनके पास भी प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर का ओहदा रह चुका है। और इससे पहले अगर अजय कुमार सूद जी से पहले बात करें, ये पोजीशन विजय राघवन जी के पास थी, ये भी आपने याद रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अजय कुमार सूद जी का चेहरा, जिनको प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर सरकार का अपॉइंट किया गया है। लेकिन आपने एक बात और याद रखनी है कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर का जो ऑफिस है, ये काम करता है अलग अलग मिनिस्ट्रीज के साथ मिलकर, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर, ताकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर बेहतर पॉलिसीज बनाई सकें और लोगों की सोशल डेवलपमेंट हो सके, लोगों की इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट जो है वो हम कर सकें। लेकिन दोस्तों, जो बाकी ऑप्शंस देख रहे हो ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे देवाशीष पांडा जी का नाम देख रहे हो, इनको रिसेंटली चेयरमैन लगाया गया है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। अजय भूषण पांडे जी बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए, इनको चेयरमैन लगाया गया है NFRA इंस्टीट्यूशन का, जिसका नाम है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का। नेक्स्ट है TS रामाकृष्णन, इनको अपॉइंट किया है दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO के तौर पे। तो नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी के कौन लगाए गए हैं, MD और CEO TS रामाकृष्णन। तो सारी की सारी अपॉइंटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है कि किसको 6th एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड 2022 जो है वो दिया गया है। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हो, क्योंकि ये डिफेंस एक्सपर्ट हैं, डिफेंस में अपनी बहुत ज़्यादा मुहारता इनको हासिल है। सरकार बहुत ज़्यादा अलग अलग जगह पे इनकी राय लेती है और कई डील साइन करते हुए इनसे पूछा जाता है। तो इनको मिला है एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड 2022, और ये मिला है विवेक लल को। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। करंटली ये चीफ एग्जीक्यूटिव हैं बहुत ही फेमस डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन। याद रखोगे, जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और इंडियन अमेरिकन डिफेंस एक्सपर्ट हैं विवेक लल जी। इनको सम्मानित किया गया है दोस्तों, कौन से अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड 2022, और इनको ग्लोबल लीडर इन डिफेंस एंड एविएशन सेक्टर कैटेगरी के अंदर जो है वो सम्मानित किया गया। और ये सम्मान किसने दिया है, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से दिया गया है। तो ये सम्मान ये दर्शाता है कि डिफेंस सेक्टर में इनका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि बहुत ज़्यादा डिफेंस ट्रेड्स इंडिया के साथ हुई हैं, जैसे कि बोइंग, लॉकहीड मार्टिन या जनरल एटॉमिक्स के अंदर इन्होंने अलग अलग जगह पे काम किया है। तो इंडिया में अलग अलग डील्स के अंदर इनका जो है वो आप कह सकते हो कि इनकी सहायता ली जाती है या इनसे पूछा जाता है, तो सरकार इनकी राय जो है वो ज़रूर लेती है। और ये अवार्ड स्पेशली प्रेजेंट किया जाएगा, एक आज जो है वो सेरेमनी हुई है 22 अप्रैल 2022 को। तो यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने इनको ये सम्मान जो है वो दिया है। तो याद रखना है, विवेक लल जी को ये सम्मान दिया गया है। लेकिन बाकी ऑप्शन फिर से इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रोफेसर नारायण प्रधान का नाम देख रहे हो, इनको GD बिरला अवार्ड दिया गया है 2022 के लिए, और ये साइंटिफिक रिसर्च के लिए इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया। प्रोफेसर दीपक दर का नाम देख रहे हो, इनको बोल्ट्समैन अवार्ड जो है वो दिया गया है। याद रखना है कौन सा अवार्ड, बोल्ट्समैन अवार्ड जो है वो दिया गया है 2022 के लिए। ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स की तरफ से दिया गया है, क्योंकि इन्होंने स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया है। ऐसे ही एक बांग्लादेश से लेडी हैं जिनका नाम है रिजवाना हसन, ये बांग्लादेश से बिलोंग करती है, और इनको US इंटरनेशनल वुमेन करेज अवार्ड दिया गया है। US इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो ये सारे के सारे अवार्ड जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर
कौन से प्लेयर को इंडिया में से विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर में चुना गया है 2022 के अंदर, और ये एल्मा नेक की तरफ से जो है वो पूरा का पूरा ये 5 क्रिकेटर्स चुनने का जो आप कह सकते हो कि दायित्व दिया गया है, वो उन्होंने लिस्ट जो है वो जारी की है। तो इंडिया की तरफ से 2 प्लेयर्स को इन 5 प्लेयर्स में से चुना गया, बहुत ही बड़ी बात है। एक तो इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा है और हमारे फास्ट बॉलर हैं जसप्रीत बुमराह जी, दोनों को चुन लिया गया है। तो आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी होगा। तो इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा आप यहाँ पे देख सकते हो, ऐसे ही जसप्रीत बुमराह का चेहरा आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर आपको यहाँ पे न्यूजीलैंड के एक बहुत ही फेमस बैट्समैन दिख जाएंगे, देवॉन कॉनवे, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ऑली रॉबिन्सन जो कि आप कह सकते हो एक फास्ट बॉलर हैं, कौन सी टीम से बिलोंग करते हैं? इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। और ऐसी एक महिला क्रिकेटर भी आपको दिखेंगी, देन वेन नेक्रक, और ये साउथ अफ्रीका की प्लेयर हैं। और इन 5 को चुना गया है विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 एडिशन के अंदर, क्योंकि 5 प्लेयर्स को चुना जाता है इसमें हर साल, तो 2022 के लिए इनको चुना गया है। और याद रखना है ये 5 क्रिकेटर जो हैं वो हर साल चुने जाते हैं, या 1899 या 1889 से जो है वो ट्रेडिशन चलता जा रहा है, क्योंकि पहली बार तब चुना गया था। और ओल्डेस्ट इंडिविजुअल अवार्ड है जो क्रिकेट के अंदर दिया जाता है। और एक खिलाड़ी अपने पूरे करियर के अंदर इसको एक ही बार जो है वो जीत सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। और जो इंग्लिश टूर्नामेंट्स के अंदर या जितने भी इंग्लैंड के साथ टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें अगर बहुत अच्छा योगदान हो तब जाके ये अवार्ड जो है वो उसमें दिया जाता है। लेकिन इसमें और भी कई तरह के अवार्ड्स हैं, जैसे कि लीडिंग टी20 क्रिकेटर इन दी वर्ल्ड का खिताब जो है वो मोहम्मद रिजवान को दिया गया है, जो कि पाकिस्तान के बहुत ही फेमस विकेट कीपर हैं और बहुत ही फेमस बैट्समैन है। इनको टी20 क्रिकेटर इन दी वर्ल्ड लीडिंग क्रिकेटर के तौर पर जाना गया। ऐसे ही इंग्लैंड के जॉ रूट हैं, इनको लीडिंग क्रिकेटर इन दी वर्ल्ड कहा गया। एक साल में इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि इन्होंने इन पूरे 12 महीनों के अंदर 2021-22 के सीजन के अंदर टोटल 1708 रन टेस्ट के अंदर बनाए हैं। बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि ये तीसरे सबसे हाईएस्ट रन है अगर किसी भी प्लेयर के टेस्ट के अंदर बनाए जाएं एक साल के अंदर, क्योंकि मोहम्मद यूसुफ हैं, उन्होंने इस रिकॉर्ड को बनाया था। सबसे ज़्यादा रन उनके नाम पे थे 2006 में। इससे पहले वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेट हैं विवल रिचर्ड्स, उन्होंने बनाया था 1976 में। तो तीसरे प्लेयर जो हैं वो जॉ रूट हैं। और साउथ अफ्रीका की एक महिला क्रिकेटर बहुत ही फेमस है, लिजेल ली, इनको लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड का खिताब मिला है, क्योंकि इनका सीजन भी बहुत ही अच्छा रहा। इन्होंने 11 वनडे मैच खेले और सबसे ज़्यादा स्कोर बनाया, इन्होंने 632 रन जो है वो टोटल बनाए हैं। 90 की एवरेज से उन्होंने इस रन्स को बनाया, जो कि किसी भी प्लेयर के अंदर महिला क्रिकेट के अंदर नहीं बनाए गए। तो ये सारे के सारे खिताब आपने याद रखना है। एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 5 चुने गए हैं 2022 के एडिशन में। 2 इंडियन तो याद रखोगे ही रखोगे, लेकिन बाकी भी अगर याद रह जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और साथ में लीडिंग टी20 क्रिकेटर इन दी वर्ल्ड का खिताब मोहम्मद रिजवान को दिया गया। 2021-22 का सबसे अच्छा क्रिकेटर जो है वो जॉ रूट को खिताब दिया गया, और महिला क्रिकेटर सबसे अच्छी लिजेल ली को खिताब दिया गया। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में। लेकिन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें, ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन है पहला, वेरी इंपॉर्टेंट में, कौन सी स्टेट है जिसने इंडिया की पहली स्टेट बनने का खिताब ले लिया है एल रूट सर्वर इंस्टॉल करने के लिए, ताकि इंटरनेट असेसिबिलिटी सबको प्रोवाइड की जा सके, ताकि इंटरनेट बीच में टूटे ना, कनेक्शन जो है वो अनइंटरप्टेड रहे, कोई भी दिक्कत ना आए। इवन चाहे कोई नेचुरल डिजास्टर ही क्यों ना आ जाए, चाहे कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए पूरे एशिया और इंडिया के अंदर, लेकिन ये इंटरनेट नहीं टूटेगा। और ये पहली स्टेट बन गई है दोस्तों राजस्थान। तो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। तो राजस्थान ऐसी पहली स्टेट बन गई पूरे इंडिया में जिसने एल रूट को इंस्टॉल कर दिया है अपनी स्टेट के अंदर, ताकि इंटरनेट असेसिबिलिटी जो है वो अच्छी तरह से मिल सके। तो ये कहाँ पे किया गया है? ये बामाशाह स्टेट डाटा सेंटर में किया गया है, जो कि राजस्थान में स्थित है। और ये पूरा का पूरा एल रूट सर्वर जो है वो किसने बनाया है? ये इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स की तरफ से बनाया गया है, उनके साथ मिलकर जो है वो राजस्थान स्टेट ने इसको बनाया है। और स्टेट गवर्नमेंट का मेन जोर यही है कि जितनी भी सरकार की डिजिटल सर्विसेज हैं वो लोगों तक पहुंचाई जा सके, और साथ में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जा सके, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विसेज जो है वो लोगों तक ई गवर्नेंस के माध्यम से पहुंचनी चाहिए। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छे से पहुंचाई जाएगी, और राजस्थान गवर्नमेंट का यही लक्ष्य है कि जितनी भी सरकार की डिजिटल सर्विसेज है वो लोगों तक पहुंचाई जा सके। और ये नया सर्वर जो है वो लोगों के लिए तो बेनिफिट होगा ही होगा, साथ में इंडस्ट्री के लिए भी बेटर होगा, क्योंकि उनकी जो ट्रांजेक्शन्स है या जितना भी वो काम कर रहे हैं ऑनलाइन है, तो यूजर्स और सर्वर्स को बिना किसी डिले के कनेक्ट कर सकेंगे। तो मतलब बहुत ही अच्छे से इसको कनेक्ट किया जाएगा। तो हाई स्पीड कनेक्टिविटी के साथ साथ आप कह सकते हो कि स्टेट जो है वो विदाउट इंटरप्शन जो है वो ये कनेक्टिविटी जो है वो लोगों को प्रोवाइड करेगी। इवन कोई भी टेक्निकल ग्लिच इसमें नहीं आ सकता, इवन कोई भी डिजास्टर आ जाए तब भी ये इंटरनेट जो है वो चलता रहेगा।
तो अभी तक अगर आप देखोगे बहुत ही अच्छे जो रूट्स हैं, एक तो जे रूट माना जाता है, एक एल रूट माना जाता है। एल रूट जो है वो सुपीरियर है, जे रूट उससे थोड़ा सा आप कह सकते हो वीक है। जे रूट सर्वर जो है वो मुंबई में पाए जाते हैं, कलकत्ता में पाया जाता है, या आप कह सकते हो कि इसको अभी गोरखपुर में भी इंस्टॉल किया गया है, न्यू दिल्ली में भी इसको इंस्टॉल किया गया, लेकिन ये जनरली 3 जगह पे मिलता है, क्योंकि जो आप कह सकते हो कलकत्ता वाला है इसको अपग्रेड करके एल रूट कर दिया गया है। तो आप कह सकते हो मुंबई में, न्यू दिल्ली में और गोरखपुर में अभी भी जे रूट चल रहा है, लेकिन एल रूट जो है वो 2 जगह पे आप कह सकते हो चल रहा है अभी, मुंबई और कलकत्ता में। लेकिन अभी तक हम शहरों की ही बात कर रहे थे, कोई ऐसा स्टेट नहीं है जिसके अंदर, पूरी स्टेट के अंदर एल रूट इंस्टॉल किया गया, और पहली स्टेट वो कौन सी बन गई है? राजस्थान। तो याद रखना है, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर जो है वो अशोक गहलोत जी हैं, और गवर्नर जो है वो कलराज मिश्रा जी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंपनी ने इंडिया का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो बनाया है, और कौन सी जगह पे बनाया है? तो 2 चीजें आपने बतानी है। कंपनी का नाम है ऑयल इंडिया लिमिटेड, और जगह है जोरहट। जोरहट कहाँ पे है दोस्तों? असम के अंदर। तो क्वेश्चन अब सिंपल हो गया कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने इंडिया का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन, जिसमें आप कह सकते हो 99.999% हाइड्रोजन जो है वो उत्पन्न होगी, और ये प्लांट जो है वो कहाँ पे लगाया गया है? जोरहट असम के अंदर लगाया गया है। तो इस प्लांट के अंदर हर रोज जो है वो 10 किलो हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस की जाएगी, और इसको 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो पूरा कर लिया जाएगा। जोरहट पंप स्टेशन असम के अंदर इसको बनाया जा रहा है, और आने वाले टाइम पीरियड के अंदर आप कह सकते हो कि ग्रीन हाइड्रोजन की कैपेसिटी 10 केजी से बढ़ के 30 केजी पर डे जो है वो की जाएगी। तो इंडिया का पहला 99.999% प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो असम के अंदर लगाया जा रहा है, और ये इंडिया का आप कह सकते हो बहुत बड़ा स्टेप है, हम ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑलरेडी जो है वो इसके ऊपर डिटेल स्टडी कर चुका है, और ये भी कह चुका है कि ग्रीन हाइड्रोजन को हम नेचुरल गैस के साथ जो है वो मिक्स करेंगे, उनकी ब्लेंडिंग करेंगे आपस में, और ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी की मदद से किया जाएगा। हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन को एक अलग वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन है कि ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली है क्या? ग्रीन हाइड्रोजन दोस्तों उस हाइड्रोजन को कहा जाता है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस की जाती है, जैसे कि विंड हो गया, सोलर हो गया, लेकिन ये बिल्कुल भी ग्रीन हाउस गैस को नहीं छोड़ती, कोई भी ग्रीन हाउस गैस को हवा में नहीं छोड़ती, जिसके कारण जो है वो आप इसको ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ कर सकते हो, पावर जनरेशन में यूज़ कर सकते हो, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज़ कर सकते हो, और कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल भी जो है वो हवा में नहीं रिलीज होगी, जिसके कारण जो है पूरा एनवायरनमेंट जो है वो साफ रहेगा। तो हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी, और साथ में वाटर वेपर बनाएगी, जिसके कारण क्लीन अल्टरनेटिव जो है वो फॉसिल फ्यूल्स की जगह हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट भी किया जा सकता है। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के बारे में याद रखना है, ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, और साथ ही साथ इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आता है, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1959 में। और दोस्तों याद रखना है कि इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? सुशील चंद्र मिश्रा। सुशील चंद्र मिश्रा। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द एशिया अफ्रीका कंसोर्टियम ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022, जो कि एशिया और अफ्रीका में अपने अलग अलग माध्यम के थ्रू जो है वो शांति का प्रतीक बनेगा, और ये टाइटल दिया गया है बबीता सिंह को। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। तो आप देख सकते हो एक बहुत ही फेमस सोशल एंटरप्रेन्योर हैं बबीता सिंह जी, इनको एशिया अफ्रीका कंसोर्टियम का ग्लोबल पीस एम्बेसडर जो है वो बनाया गया है। तो आपने याद रखना है, ये इस पीस को, शांति को एजुकेशन के थ्रू, स्पोर्ट्स के थ्रू, आर्ट एंड कल्चर या डिप्लोमेसी के थ्रू इंडिया इंटरनेशनल कनक्लेव 2022 जो कि 16 अप्रैल को हुई थी, एशिया अफ्रीका कंसोर्टियम की कोलैबोरेशन के थ्रू जो कि न्यू दिल्ली में हुई थी, उसमें इसको प्रमोट करेंगे, और आगे भी इसको प्रमोट करती रहेंगी। और आपने याद रखना है कि बबीता सिंह कौन है? ये इंडिया में जन्म हुआ है इनका, लेकिन नाइजीरिया में ये बड़ी हुई हैं, और ये डिजिटल स्ट्रेटेजिस्ट मानी जाती हैं, मतलब एक्सपर्ट हैं एशिया और अफ्रीका में अलग अलग तरह के बिजनेसेस को आगे बढ़ाने में, और इनका बिजनेस प्रोफेशनल का जो एक्सपीरियंस है वो 20 साल का है। ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के अंदर, साइबर सिक्योरिटी के अंदर डील करती हैं। तो इनको चुना गया है कि आप जो है वो शांति का दूत बनेंगे एशिया और अफ्रीका कंसोर्टियम के थ्रू। और एशिया अफ्रीका कंसोर्टियम जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, जिसमें सोशल इकोनॉमिक रिलेशंस जो है वो दोनों एरियाज के आपस में जो है वो आप कह सकते हो आगे बढ़ाए जाते हैं। और इवन आप कह सकते हो कि ग्लोबल पीस एम्बेसडर जो है वो एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है पूरा एशिया अफ्रीका कंसोर्टियम का, और ये हाईएस्ट ऑनर है दोस्तों, इस ग्लोबल सिटीजन को दिया जाता है जो कि सोशल इकोनॉमिक रिलेशंस को दोनों एरियाज में आगे बढ़ाता है, खास करके एशिया और अफ्रीका में एजुकेशन, हेल्थ और ट्रेड को आगे बढ़ाता है, और ये पर्सन है हमारे पास बबीता सिंह। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है निक्सी कॉमन सर्विस सेंटर डाटा सर्विस सेंटर के साथ, ताकि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का डाटा सेंटर जो है वो स्टेट में बनाया जा सके? बहुत ही सिंपल है, लेकिन सबसे पहले समझना होगा निक्सी कॉमन सर्विस सेंटर को।
जो निक्सी कॉमन सर्विस सेंटर डाटा सर्विसेज सेंटर है दोस्तों, ये एक ज्वाइंट वेंचर है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज का और साथ में कॉमन सर्विस सेंटर जो ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का, दोनों का एक ज्वाइंट वेंचर है। तो उन्होंने ये टाई अप किया है त्रिपुरा सरकार के साथ ताकि हम त्रिपुरा के अंदर एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का डाटा सेंटर बना सकें। और ये कहाँ पे बनाया जाएगा? ये दोस्तों इंदिरा नगर में बनाया जाएगा। इंदिरा नगर जो है वो हेडक्वार्टर है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी भवन त्रिपुरा के अंदर। तो आप याद रखोगे त्रिपुरा ने निक्सी कॉमन सर्विस सेंटर के साथ ये टाई अप किया ताकि डाटा सेंटर बनाया जा सके। और डाटा सेंटर जो है वो निक्सी कॉमन सर्विस सेंटर के साथ मिलके जो है वो बनाया जाएगा और इसमें कई तरह की अलग अलग जॉब्स जो है वो इंटरनेट प्रोफेशनल्स या आप कह सकते हो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे जुड़े हुए लोगों को मिलेगा। बहुत ज़्यादा रोजगार यहाँ पे पैदा हो सकता है। और इस एमओयू के तहत निक्सी और ये कॉमन सर्विस सेंटर डाटा सर्विस सेंटर जो है ये त्रिपुरा गवर्नमेंट का जितना भी डाटा होगा उसको स्टोर कर सकते हैं और सरकार को जो डाटा चाहिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सरकार को प्रोवाइड भी करेंगे। और इस एमओयू के तहत जो है जो निक्सी सीएससी है ये 150 करोड़ रुपए जो है वो इन्वेस्ट करेंगे और सरकार जो है वो इस डाटा सेंटर के लिए लैंड प्रोवाइड करेगी। मतलब त्रिपुरा जो है वो लैंड देगा और जो निक्सी सीएससी है ये बेसिकली 150 करोड़ रुपीस मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे। लेकिन अगर किसी और स्टेट गवर्नमेंट को या किसी प्राइवेट एंटिटी को कोई डाटा चाहिए तो उसके लिए चार्ज जो है वो निक्सी सीएससी करेगा। और इसी के साथ त्रिपुरा ने एक नई स्कीम भी लॉन्च की है, त्रिपुरा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन इंसेंटिव स्कीम 2022। तो ये स्कीम का मेन मकसद यही है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो त्रिपुरा के अंदर की जा सके। ये 5 साल की पॉलिसी है दोस्तों। अगर कोई इंडस्ट्री वहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार सब्सिडीज जो है वो प्रोवाइड करेगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को अलग अलग तरह की फैसिलिटीज देगी ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंडस्ट्रीज जो है वो बढ़ सकें और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो त्रिपुरा के अंदर हो सके। याद रख रहे हैं त्रिपुरा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन इंसेंटिव स्कीम। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। लेकिन दोस्तों त्रिपुरा के बारे में याद रखना है, चीफ मिनिस्टर है बिप्लब कुमार देव और यहाँ के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन से बैंक ने फिनक्लूवेशन एक जॉइंट इनिशिएटिव स्टार्ट किया है ताकि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाया जा सके? और ये बैंक है हमारे पास इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो आंसर क्या होगा? ए होगा। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो कि 100% एक गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी है, वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के साथ मिलके एक नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं फिनक्लूवेशन। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है जो कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप कंपनीज को आगे बढ़ाएगी और कहेगी कि कोई नया इनोवेटिव आइडिया लेके आओ ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने फिनक्लूवेशन नाम का एक इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट किया है। तो इसके अंदर स्टार्टअप्स को बुलाया जाएगा, कहा जाएगा कि आप ऐसा इनिशिएटिव या ऐसा कोई आप कह सकते हो कि आइडिया लेके आए, ऐसी कोई आइडिया डेवलप करें, ऐसा कोई मार्केट इनिशिएटिव लेके आए जिसमें हम ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज बना सकें जो कि कस्टमर्स को बेहतर तरीके से फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकें। तो जो फिनक्लूवेशन है ये एक इंडस्ट्री का पहला ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने का जरिया किया जा रहा है जिसमें जो स्टार्टअप कम्युनिटी है वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ऐसे बना सके जिसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन बेहतर हो सके। तो फिनक्लूवेशन जो है वो स्टार्टअप्स को ये कहती है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का और साथ में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का आप उनका जो एक्सपर्टीज़ है उसको यूज़ करें, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यूज़ करें और अपने पायलट प्रोजेक्ट जो हैं वो लॉन्च करें। खास करके पोस्टल नेटवर्क में आप इसको लॉन्च करके देखो डेमो बेसिस पे, अगर अच्छे चले तो हम पूरे इंडिया लेवल पे इसको लॉन्च करेंगे। इवन जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं कम्युनिकेशन के अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने स्पेशली कहा कि स्टार्टअप्स को 3 करोड़ रुपया दो ताकि वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर काम कर सकें। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में याद रखना है, इसको 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था और इसका मेन मकसद यही है कि अनबैंक जो लोग हैं या अंडर बैंक जो लोग हैं उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ जो है वो आगे बढ़ाया जा सके और साथ में कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करना इसका मेन लक्ष्य जो है वो बना दिया गया है। तो इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। लेकिन यहाँ पे याद रखना है फिनक्लूवेशन, ये आपके लिए कीवर्ड है, ये क्वेश्चन आपको बैंकिंग एग्जाम में मिल जाएगा। रिसेंटली कौन से बैंक ने एक एग्रीमेंट साइन किया है? एक तो सीबीडीटी सेंटर बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के साथ, एक सीबीआईसी सेंटर बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के साथ, ताकि अब वो बैंक जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी कलेक्ट कर सकता है। सिंपल क्वेश्चन है, स्लाइड से याद कर लें और ये आंसर है धनलक्ष्मी बैंक। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। तो ये एमओयू जो है वो साइन किया गया 2 डिपार्टमेंट्स के साथ ताकि डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस को इकट्ठा जो है वो ये बैंक भी कर सके। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये बैंक को परमिशन दे दिया है कि वो अलग अलग तरह के टैक्स जो है वो इकट्ठे कर सकते हैं और साथ ही साथ इस पार्टनरशिप के तहत जो भी कस्टमर्स होंगे धनलक्ष्मी बैंक के, वो अब अपने डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो पे कर सकते हैं डायरेक्टली, जीएसटी पेमेंट्स जो है वो डायरेक्टली कर सकते हैं और भी कई इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो कर सकते हैं, चाहे वो ब्रांच में जाके करे चाहे बैंक के डिजिटल प्लेटफॉर्म से करे, लेकिन अब वो आराम से अपनी पेमेंट्स जो है वो कर सकते हैं।
और धनलक्ष्मी बैंक की स्थापना जो है वो 1927 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों केरला के अंदर है और इसके एमडी और सीईओ कौन है? शिवान जेके, शिवान या शिवन जेके, किसी भी तरह से बोल सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सी कंट्री ने वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो लॉन्च किया है, जिसका नाम है RS-28 सरमत। तो आपने याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है इस बैलिस्टिक मिसाइल का नाम, और ये वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। और दोस्तों ये जो टेस्ट किया है वो रशिया ने किया, तो रशिया और यूक्रेन का एक तरह से युद्ध जो है वो चल रहा है, तो उसमें इस तरह का लॉन्च है वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और इसकी खास बात क्या है कि इसकी जो आप कह सकते हो रेंज है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो टेस्ट हुआ है उसमें जब इसको टेस्ट किया गया तो 6000 किलोमीटर रेंज पे जाके इसने हिट किया है एक टारगेट को। तो इसका मतलब इससे भी ज़्यादा रेंज हो सकती है, लेकिन टेस्ट में 6000 किलोमीटर जो है वो सामने आई है। तो आप कह सकते हो मोस्ट पावरफुल मिसाइल है, लॉन्गेस्ट रेंज है इसकी, ताकि पूरे वर्ल्ड में किसी भी टारगेट को क्या कर सकता है, ये खत्म कर सकता है। इसको सैटर्न 2 के नाम से भी जाना जाता है, या सतन भी कह सकते हो, सैटर्न भी कह सकते हो, और इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये R-36M को रिप्लेस करेगा और इसकी रेंज जो है वो बढ़ गई है, और ये 200 टन से भी ज़्यादा जो है वो इसका वेट है। अलग अलग तरह के वॉरहेड्स जो है वो कैरी कर सकता है, और किसी भी टारगेट को पूरे अर्थ के ऊपर जो है वो ये खत्म कर सकता है। तो आप कह सकते हो कि वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम है RS-28 सरमत, और ये दोस्तों लॉन्च की है रशिया ने। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सी स्टेट और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि एक रीजनल लेवल अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है बनाया जा सके। और ये रीजनल लेवल अर्ली वार्निंग सिस्टम का मकसद यही होगा कि जो बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है इस एरिया में उसको पहले से जांचा जा सके, ताकि जो लैंडस्लाइड्स होती हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, पहाड़ गिर पड़ते हैं, उसको रोका जा सके या उससे बचा जा सके। और ये स्टेट है दोस्तों सिक्किम। तो आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। तो सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ये MOU साइन किया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ, ताकि हम जो है वो इस तरह का सिस्टम, अर्ली वार्निंग सिस्टम बना दे ताकि एक्सेसिव रेनफॉल को पहले जांचा जा सके। तो डिजास्टर रेजिलिएंट इकोसिस्टम जो है वो बनाना है ताकि लोगों की जान को बचाया जा सके और नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में पहले ही पता लग जा सके, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू सारा डाटा जो है वो सामने आ सके। तो सिस्टम जो है वो ऑलरेडी कई एरियाज में चल रहा है, जैसे कि नीलगिरीज तमिलनाडु के अंदर, वहाँ भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है। दार्जिलिंग एरिया और कलिम्पोंग हिल्स जो कि वेस्ट बंगाल का है, सिक्किम के पास ही है, तो उसकी भी जो है बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो उसमें भी ये सिस्टम इंस्टॉल किया जा चुका है। तो जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर के ऑलरेडी लैंड को जो है मैप करता है, जो कि 17 स्टेट्स इसमें कवर हो जाती हैं, सिक्किम भी उसमें आता है, और 60 से 70% जो है वो इसकी एक्यूरेट फोरकास्ट जो है वो माना जाता है। और सिक्किम के बारे में याद रखें, सिक्किम के जो चीफ मिनिस्टर है वो प्रेम सिंह तमांग जी हैं, प्रेम सिंह तमांग जी। कैपिटल गंगटोक है और गवर्नर गंगा प्रसाद जी हैं, गंगा प्रसाद। अगला क्वेश्चन आता है, शिवमोगा एयरपोर्ट का नाम बदल के क्या कर दिया जाएगा? तो बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले पता होना चाहिए शिवमोगा एयरपोर्ट कहाँ पे है, कर्नाटका में, और इसका नाम बदल के कर दिया जाएगा BS येदियुरप्पा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। तो कर्नाटका स्टेट कैबिनेट जो कि चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई जी की तरफ से हेड की गई, उन्होंने ये अनुमति दे दी है कि जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन शिवमोगा एयरपोर्ट है उसका नाम जो है वो क्या रखेंगे? BS येदियुरप्पा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखेंगे। बसवराज बोम्मई जी जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है। और शिवमोगा एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन 2020 में स्टार्ट हुआ था उड़े देश का आम नागरिक स्कीम के तहत, और ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा जी ने ही, उनकी एफर्ट से ही इसको स्टार्ट किया गया था। और एयरपोर्ट जो है वो दिसंबर 2022 तक बन के तैयार हो जाएगा, और लॉन्गेस्ट रनवे, सेकंड लॉन्गेस्ट रनवे जो है वो होगा इसका ऑलमोस्ट 3300 मीटर का जो है वो लॉन्गेस्ट, सेकंड लॉन्गेस्ट रनवे होगा, क्योंकि सबसे लॉन्गेस्ट रनवे जो है वो कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है, बेंगलुरु में स्थित है, उसका रनवे 4000 मीटर का है, इसका 3300 मीटर का होगा। तो आपने याद रखना है, और प्रपोजल को यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के पास भेज दिया है क्लियरेंस के लिए, तो बहुत ही जल्दी जो है वो मिल जाएगा। लेकिन याद रखना है दोस्तों, कर्नाटका की बात कर रहे हैं, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्मई जी, और यहाँ के गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत जी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, नेशनल सिविल सर्विस डे जो है वो 21 अप्रैल 2022 को मनाया गया। तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनका जो योगदान है देश को आगे बढ़ाने के लिए, अलग अलग सेक्टर्स में जो उनका योगदान है उसको लोगों को बताने के लिए ये दिन जो है वो मनाया जाता है। मतलब जो सिविल सर्वेंट्स की कंट्रीब्यूशन है लोगों को आगे लेके जाने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए, या नेशन को आगे लेके जाने के लिए उनके योगदान को याद किया जाता है। और इस बार हम 15th नेशनल सिविल सर्विस डे जो है वो मना रहे हैं, और इसका थीम क्या है? विजन इंडिया। याद रखना है थीम क्या है? विजन इंडिया एट द रेट 2047, क्योंकि 100 साल जो है वो पूरे होंगे आज़ादी के 2047 में, और इसकी कैप्शन है ब्रिंगिंग सिटीजन एंड द गवर्नमेंट क्लोजर।
अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में, लेकिन वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लोकलाइज किया जा सके। लोकलाइज का मतलब है दोस्तों कि जो घर घर तक लोग बैठे हुए हैं वहां पे लोग जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में सोचें, उनको पूरा करने के लिए उनको जागरूक किया जा सके। जब भी हम लोकलाइजेशन की बात कर रहे हैं मतलब लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, जब लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की बात कर रहे हैं, तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। ताकि लोकल गवर्नमेंट को हम कुछ टारगेट्स दें, उन टारगेट्स को पूरा करके जो है वो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, जिनको 2030 तक हमने पूरा करना है, टोटल 17 मेजर गोल्स हैं, उसको पूरा कर सकें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 तक पूरे करने हैं, ये तभी हो सकते हैं जब लोकल सिचुएशंस को समझा जा सके और लोकल सिचुएशंस को ठीक किया जा सके। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो इसमें मेन रोल करेगी क्योंकि लोकल सेल्फ गवर्नेंस उसी के अंडर आती है। और आपको पता है कि 65% लोग जो है वो इंडिया में वो रूरल एरिया में रहते हैं। तो इसका मतलब अगर गवर्नमेंट फंडिंग करेगी सोशल सेक्टर स्कीम्स को, जैसे कि सैनिटेशन, हाउसिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लोकल लेवल पे, तो रूरल लोकल बॉडीज की हेल्प से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ही वो है जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रदान करती है और सारी स्कीम्स अगर वहां तक पहुंच जाती हैं तो इसका मतलब हम जो है वो बिल्कुल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सकते हैं। और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में याद रखना है, इसकी स्थापना 1965 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क है। अगला आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला है कि 3 MOU साइन किए गए। दोस्तों एक एक करके इसको करते हैं। कि पहला MOU साइन किया गया इंडियन नेवी और एक कंपनी है लार्सन एंड ट्यूबो, दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है जो कि टेक्नोलॉजिकल डोमेन को लेके हुआ है। टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट जो है वो L&T जो है वो इंडियन नेवी को प्रोवाइड करेगा, जिसमें इंडियन नेवी की सक्षमता को आगे बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और आयुष मिनिस्ट्री के बीच में एक टाई अप हुआ है। इसका मेन मकसद है कि आयुर्वेदा सेंटर्स जो है वो खोले जा सकें 37 कंटोनमेंट एरियाज में और 12 मिलिट्री हॉस्पिटल्स के अंदर। तो एक ये हो गया। एक हमारे पास है अगला टाई अप जो कि 2 इंस्टीट्यूशंस के बीच में हुआ है। एक है NIETT, इसका मतलब है नेवल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी, और दूसरा है हमारे पास IIM कोझिकोडे। दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है कि हम जो है वो लीडरशिप, एजुकेशनल साइकोलॉजी और मैनेजमेंट के अंदर आपस में जो है वो बेस्ट टू बेस्ट नॉलेज जो है वो शेयर कर सकें। तो सिंपली इस लाइन को आपने एक बार पढ़ लेना है। कैरन पोलार्ड जो कि बहुत ही फेमस क्रिकेटर हैं, वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर हैं, उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। 15 साल का उनका करियर और उनसे वो अलविदा ले चुके हैं। त्रिनिदाद में इनका जन्म हुआ था और आप कह सकते हो वनडे इंटरनेशनल में इन्होंने 2007 में अपना पहला वनडे मैच जो है वो खेला था। और वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर ये ऐसे पहले वेस्ट इंडीज प्लेयर हैं जिन्होंने 101 T20 मैच खेले थे और 123 ODI मैच खेले थे। और आप कह सकते हो कि 2019 में इनको ODI कप्तान भी बनाया गया था और T20 का कप्तान भी बनाया गया था और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की सीरीज भी इन्होंने जीती थी। लेकिन पोलार्ड की खास बात ये रही कि इन्होंने टेस्ट मैच कोई भी नहीं खेला, आज तक कोई टेस्ट मैच जो है वो इन्होंने नहीं खेला। नेक्स्ट एमिनेंट फिजिसिस्ट अजय कुमार सूद जी को 3 साल के लिए अपॉइंट कर दिया प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कहा है कि जो 100 स्मार्ट सिटीज़ हैं उनके लिए इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर जो है वो बनाया जाएगा। ऑलरेडी 100 में से 80 ऐसे स्मार्ट सिटीज़ हैं जो कि इस मिशन के अंदर शामिल हैं, उनमें ऑलरेडी ये इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर है, 20 में नहीं है, तो 15 अगस्त 2022 तक जो बना दिया जाएगा। ये यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने कहा है और ये रिसेंटली एक स्मार्ट सिटी स्मार्ट अर्बनाइजेशन कन्क्लेव हुई थी सूरत के अंदर, वहाँ पे ये अनाउंसमेंट की गई है। इंडिया ने दूसरी बार $500 मिलियन जो है वो असिस्टेंस श्रीलंका को प्रोवाइड की है, क्योंकि श्रीलंका के अंदर बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस। उनके पास पैसा नहीं है फॉरेन करेंसी में, जिसके कारण जो उनकी चीज़ें महंगी हो रही हैं, बाहर से भी सामान नहीं आ रहा है, तो हम फाइनेंशियली और वैसे भी फ्यूल की मदद से जो है वो वहाँ तक श्रीलंका तक असिस्टेंस पहुँचा रहे हैं। तो ये दूसरी बार हुआ है, पहली बार भी हमने दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 में $500 मिलियन की मदद जो है वो उनको की थी। वर्ल्ड क्रिएटिविटी और इनोवेशन डे 21 अप्रैल को मनाया गया। तो यूनाइटेड नेशन की तरफ से इसको हर साल जो है वो 21 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों, और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाती है कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन के थ्रू हम ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो कर सकते हैं। और यूनाइटेड नेशन की तरफ से सबसे पहली बार 2018 में इसको मनाया गया था। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 21 अप्रैल 2022 का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन था कि जब बैंक उस चेक को बिना जो है कैश किए वापस भेज दे तो उस चेक को टेक्निकल या बैंकिंग टर्म्स में क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है दोस्तों डिसऑनर ऑफ द चेक। तो आपने जो है वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं की चेक की, तो उसको टेक्निकल टर्म्स में डिसऑनर ऑफ द चेक कहा जाता है।
अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे बहुत ही सिंपल है, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। बहुत ही सिंपल हो गया, आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लेकिन ये फेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेंगे, इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें। लेकिन दोस्तों लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लोगे, हमेशा इस स्माइली की तरह हंसते रहोगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।